महानगर एक ऐसा शहर था जो कभी सोता नहीं था। यहाँ की ऊंची इमारतें आसमान को छूती थीं और सड़कों पर दौड़ती महंगी गाड़ियां इस शहर के अमीरों का रुतबा दिखाती थीं। लेकिन इसी चमक दमक वाले शहर के बाहरी किनारे पर एक बहुत ही गंदी और अंधेरी बस्ती थी, जहां दिन के उजाले में भी अंधेरा लगता था। इसी बस्ती के नुक्कड़ पर रामू उस्ताद का एक बहुत पुराना और खस्ताहाल गैरेज था। इसी गैरेज में रहता था कबीर। कबीर की उम्र मुश्किल से 10 या 11 साल रही होगी। उसका शरीर बहुत ही दुबला पतला था, गाल अंदर की तरफ ढंसे हुए थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो किसी भी इंसान का दिल चीर सकती थी। कबीर को ये भी नहीं पता था कि उसके माँ बाप कौन है। रामू उस्ताद को वो एक दिन कचरे के डिब्बे के पास रोता हुआ मिला था। उस्ताद ने उसे इसलिए नहीं पाला था कि उसे उस पर कोई दया आ गई थी, बल्कि इसलिए पाला था ताकि बड़ा होकर वो उसके गैरेज में एक मुफ्त का नौकर बन सके। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जब दूसरे बच्चे सुबह उठकर स्कूल जाते थे, तब कबीर सुबह 5 बजे उठकर गैरेज की झाड़ू लगाता था। उसके हाथों में किताबों की जगह भारी लोहे के पाने और हथौड़े आ गए थे। कबीर की जिंदगी सिर्फ एक छोटी सी कालकोठरी जैसे गैरेज तक ही सीमित थी। उस्ताद बहुत जालिम इंसान था। अगर कबीर से कोई पेंच कसने में थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो उस्ताद उसे बुरी तरह पीटता। कई बार तो वो उसे भूखा ही सुला देता। कबीर चुपचाप गैरेज के एक कोने में पुरानी टायर की ट्यूब पर लेट जाता और अपने आंसुओं को पी लेता। लेकिन कबीर के अंदर एक बहुत ही अजीब सी बात थी। उसे मशीनों से प्यार था। जब वो किसी कार के इंजन को खोलता तो उसे लगता जैसे वो किसी इंसान के दिल को देख रहा हो। वो इंजन की आवाज सुनकर ही बता देता था कि गाड़ी में क्या खराबी है। रात को जब सब सो जाते तो वो कचरे से फेंके हुए पुराने पुर्जे उठाता और उन्हें जोड़कर कुछ नया बनाने की कोशिश करता। उसे लगता था कि ये निर्जीव मशीनें ही उसकी इकलौती दोस्त हैं, जो ना तो उसे गालियां देती हैं और ना ही उसे मारती हैं। वो मशीनों की भाषा बहुत अच्छी तरह समझता था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे, लेकिन किस्मत को कबीर का ये दर्द ज्यादा दिन तक मंजूर नहीं था। एक दिन महानगर में बहुत भयंकर तूफान आया। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और जोर जोर से बिजलियां कड़क रही थीं। बारिश इतनी तेज थी कि 10 कदम दूर का इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस्ताद गैरेज बंद करके अपने घर जा चुका था और कबीर उसी गैरेज के टीन के शेड के नीचे बैठा ठंड से कांप रहा था। तभी बहुत दूर हाईवे से एक बहुत ही जोरदार धमाके की आवाज आई। वो आवाज इतनी तेज थी कि कबीर अपनी जगह से उछल पड़ा। उसने देखा कि हाईवे के एक अंधेरे मोड़ पर आग की बहुत ऊंची लपटें उठ रही हैं। कोई और होता तो शायद डर कर अंदर छुप जाता, लेकिन कबीर के दिल में किसी के दर्द को महसूस करने की एक अलग ही ताकत थी। वो बिना कुछ सोचे उस तेज बारिश में नंगे पैर हाईवे की तरफ भागने लगा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने जो देखा वो किसी डरावने सपने जैसा था। एक बहुत ही महंगी और लंबी कार डिवाइडर से टकराकर पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह पिचक गया था और उसमें से धुआं और आग निकल रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई भी गाड़ी या इंसान नहीं था। बारिश तेज थी, लेकिन कार की आग बढ़ती ही जा रही थी। कबीर भागकर कार के पास गया। कार का दरवाजा अंदर से फंसा हुआ था। उसने शीशे के अंदर देखा। वहां ड्राइविंग सीट पर एक आदमी खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। उसके माथे से बहुत खून बह रहा था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि महानगर के सबसे बड़े और मशहूर उद्योगपति विक्रम सिंह थे। उनका नाम पूरे देश में गूंजता था, लेकिन इस वक्त वो मौत के दरवाजे पर पड़े थे और उन्हें बचाने वाला वहां कोई नहीं था। कबीर ने देखा कि कार के इंजन की आग पेट्रोल टैंक की तरफ तेजी से बढ़ रही है। अगर कुछ ही मिनटों में उस आदमी को बाहर नहीं निकाला गया तो पूरी कार एक बम की तरह फट जाएगी। कबीर ने अपने छोटे छोटे हाथों से कार का दरवाजा खोलने की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे गैरेज का एक भारी लोहे का पाइप सड़क किनारे पड़ा दिखाई दिया। उसने वो पाइप उठाया और अपनी पूरी जान लगाकर कार का शीशा तोड़ दिया। कांच के टुकड़े कबीर के हाथों में चुभ गए और उसका भी खून बहने लगा, लेकिन उसने इसकी कोई परवाह नहीं की। वो टूटे हुए शीशे से अंदर घुसा और उसने सीट बेल्ट को खोला।
विक्रम सिंह का शरीर बहुत भारी था और कबीर बस एक दुबला पतला बच्चा था। लेकिन कहते हैं कि जब किसी की जान बचानी हो तो भगवान इंसान के अंदर 100 हाथियों की ताकत डाल देता है। कबीर ने विक्रम सिंह को उनके कोट के कॉलर से पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उन्हें खींचकर कार से बाहर सड़क पर ले आया। वो उन्हें घसीटकर बस कुछ ही दूर ले गया था कि तभी कार में एक बहुत भयानक धमाका हुआ और वो पूरी तरह से आग के गोले में बदल गई। धमाके की वजह से कबीर और विक्रम सिंह दोनों हवा में उछलकर दूर जा गिरे। कबीर के कानों से खून आने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसने देखा कि विक्रम सिंह की सांसें बहुत ही धीमी चल रही हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी था। कबीर ने इधर उधर देखा। हाईवे के किनारे एक चाय वाले का पुराना लकड़ी का ठेला खड़ा था। कबीर दौड़कर गया और उस ठेले को खींचकर ले आया। उसने बहुत ही मुश्किल से विक्रम सिंह को उस ठेले पर लिटाया। अब उसे उस ठेले को धकेलकर शहर के अस्पताल तक ले जाना था, जो वहां से पूरे 5 किलोमीटर दूर था। बारिश का पानी कबीर के चेहरे पर कोड़े की तरह लग रहा बार था। उसके नंगे पैरों में सड़क के पत्थर चुभ रहे थे। ठेले का पहिया बार कीचड़ में फंस जाता था। कबीर रोता, अपनी पूरी ताकत लगाता और फिर ठेले को आगे धकेलता। रास्ते में उसने कई कारों को रोकने के लिए हाथ दिया, लेकिन इस दुनिया में अमीरों की कारों के शीशे किसी गरीब को देखकर कभी नहीं खुलते। किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। कबीर बस एक ही बात सोच रहा था कि अगर इस आदमी को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। 2 घंटे की उस जानलेवा मेहनत के बाद कबीर किसी तरह उस ठेले को खींचकर शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के दरवाजे तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने जोर से आवाज लगाई, डॉक्टर साहब बाहर आइए, एक आदमी मर रहा है। डॉक्टर भागकर बाहर आए और उन्होंने तुरंत विक्रम सिंह को स्ट्रेचर पर लिटाया और अंदर ले गए। कबीर वहीं अस्पताल की सीढ़ियों पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम आज उसने कर दिया था। जब कबीर की आंख खुली तो वो अस्पताल के एक साफ सुथरे कमरे में था। उसके हाथों पर पट्टियां बंधी थीं। तभी दरवाजे से विक्रम सिंह अंदर आए। उनके सिर पर पट्टी बंधी थी, लेकिन वो अब खतरे से बाहर थे। विक्रम सिंह ने कबीर को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो आकर कबीर के बिस्तर के पास बैठ गए और उन्होंने उसके छोटे और जख्मी हाथों को अपने बड़े हाथों में ले लिया। उन्होंने भारी आवाज में कहा कि बेटा, आज तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई है, बल्कि मुझे ये सिखाया है कि इंसानियत दौलत से बहुत बड़ी होती है। आज से तुम गैरेज में नहीं, मेरे साथ मेरे घर चलोगे। कबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तो कभी एक साफ बिस्तर भी नहीं देखा था और आज महानगर का सबसे अमीर आदमी उसे अपने घर ले जाने की बात कर रहा था। विक्रम सिंह कबीर को लेकर अपने उस महल जैसे घर में पहुंचे। वो घर इतना बड़ा था कि उसमें कबीर जैसे 100 गैरेज समा सकते थे। वहां की फर्श इतनी साफ थी कि कबीर को उस पर पैर रखने में भी डर लग रहा था। लेकिन इस घर में सिर्फ चमक नहीं थी, बल्कि यहां रहने वाले लोगों के दिलों में बहुत अंधकार था। विक्रम सिंह का एक इकलौता बेटा था, जिसका नाम था राज। राज उम्र में कबीर से कुछ ही साल बड़ा था, लेकिन घमंड में वो अपने पिता से भी 10 कदम आगे था। उसे बचपन से ही सोने के चम्मच से खाने की आदत थी और गरीबों से उसे सख्त नफरत थी। जब विक्रम सिंह ने घर में सबको बताया कि आज से कबीर भी इसी घर में रहेगा और उनके बेटे की तरह पलेगा, तो राज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि एक सड़क छाप कचरा बीनने वाला लड़का उसके घर में उसके बराबर का दर्जा पाए। विक्रम सिंह ने तो कबीर को घर में रख लिया, लेकिन उनका अधिकतर समय बिजनेस के सिलसिले में विदेशों में बीतने लगा। उनके पीछे इस घर में कबीर की जिंदगी गैरेज से भी ज्यादा बदतर हो गई। राज और घर का मुख्य नौकर रामू मिलकर कबीर को हर पल नीचा दिखाने की कोशिश करते। कबीर को राज के बराबर का कमरा दिया गया था, लेकिन रामू ने उसे नौकरों के पास एक छोटे से अंधेरे कमरे में डाल दिया। जब कबीर खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठता तो राज जानबूझकर उसके सामने प्लेट फेंक देता और कहता, कुत्तों को जमीन पर खाने की आदत होती है, टेबल पर नहीं। कबीर कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप जमीन से रोटी उठाता, उसे साफ करता और खा लेता। उसे भूख की कीमत पता थी। राज को सबसे ज्यादा चिढ़ कबीर की उस लगन से थी
जो उसे मशीनों और पढ़ाई से थी। विक्रम सिंह ने कबीर का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया था। कबीर रात रात भर जागकर पढ़ता था। वो कबाड़ से पुराने रेडियो, कंप्यूटर और टूटे हुए गैजेट्स लाता और उन्हें ठीक करता। एक दिन राज ने कबीर की सारी किताबें और उसके बनाए हुए सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स को आग लगा दी। कबीर उस दिन बहुत रोया। उसने राज के पैर भी पकड़े कि उसकी किताबें ना जलाए, लेकिन राज ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। राज ने कहा कि तुम जैसे भिखारी सिर्फ हमारे जूते साफ करने के लिए बने हैं, तुम कभी हमारे बराबर नहीं हो सकते। कबीर ने अपने आंसुओं को पोंछा। उसने उस दिन कसम खा ली कि वो इस जिल्लत का जवाब अपने आंसुओं से नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी से देगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता। वक्त अपनी रफ्तार से उड़ता रहा और 10 साल का लंबा सफर तय हो गया। कबीर अब एक नौजवान बन चुका था। उसकी आंखों में अब वो पहले वाला डरा हुआ बच्चा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही शांत और गहरा समंदर था। इन 10 सालों में कबीर ने बिना किसी की परवाह किए अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसने दुनिया के किसी बड़े कॉलेज से डिग्री नहीं ली थी, लेकिन मशीनों, कोडिंग और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में उसका ज्ञान किसी भी बड़े से बड़े इंजीनियर से बहुत ज्यादा था। वो सिस्टम की रग रग से वाकिफ था। दूसरी तरफ विक्रम सिंह की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। उन्होंने अपना पूरा अंपायर और अपनी करोड़ों की कंपनी अपने बेटे राज के हाथों में सौंप दी थी। राज अब पूरी तरह से कंपनी का मालिक था। राज का घमंड अब आसमान को छू रहा था। उसने कंपनी की कमान संभालते ही सबसे पहला काम ये किया कि उसने शहर के बीचों बीच एक ऐसा बहुत बड़ा और आधुनिक स्मार्ट प्लांट बनवाया जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक था। वहां किसी इंसान की जरूरत नहीं थी। सब कुछ कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ा हुआ था। राज ने कबीर को उस कंपनी में एक बहुत ही छोटे और मामूली टेक्नीशियन की नौकरी पर रख लिया था, सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए। वो कबीर को सबके सामने जलील करता, उससे फाइलें उठवाता और उसे नाकारा कहता। कबीर सब कुछ चुपचाप सुनता, अपना काम करता और शाम को अपने उसी छोटे से कमरे में वापस आ जाता। विक्रम सिंह अब बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, इसलिए उन्हें ये सब पता नहीं था। कबीर ने भी कभी विक्रम सिंह से राज की कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वो विक्रम सिंह को अपना भगवान मानता था। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान अपने घमंड में अंधा हो जाता है तो उसे अपनी तबाही दिखाई नहीं देती। राज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन राज ने कंपनी में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। शहर के सारे बड़े लोग, मंत्री और विदेशी निवेशक उस स्मार्ट प्लांट को देखने आए थे। राज बहुत ही गर्व के साथ सबको अपनी वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक फैक्ट्री दिखा रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना राज ने सपने में भी नहीं की थी। अचानक पूरे प्लांट की लाल बत्तियां जलने लगीं। एक बहुत ही तेज और डरावना सायरन बजने लगा। सब लोग घबरा गए। राज के जो विदेशी इंजीनियर थे वो भागकर कंट्रोल रूम में गए। उन्होंने देखा कि उनके सारे कंप्यूटर की स्क्रीन काली पड़ गई है और उस पर लाल रंग से कुछ अजीब से कोड लिखे आ रहे हैं। किसी बहुत बड़े और खतरनाक हैकर ग्रुप ने राज की कंपनी के मेन सर्वर पर एक बहुत ही भयानक साइबर हमला कर दिया था। उन्होंने पूरे प्लांट का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। ये कोई आम हैकिंग नहीं थी। प्लांट के सारे बड़े बड़े लोहे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और लॉक हो गए। अंदर मौजूद राज, सारे विदेशी मेहमान और सैकड़ों कर्मचारी उसी प्लांट के अंदर बुरी तरह से फंस गए थे। हैकर ने सिस्टम में एक ऐसा वायरस डाल दिया था जिसने प्लांट के अंदर मौजूद खतरनाक गैस के टैंकों का प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया था। अगर अगले 30 मिनट में उस प्रेशर को नहीं रोका गया तो एक बहुत ही भयानक धमाका होगा और पूरा प्लांट हवा में उड़ जाएगा। अंदर फंसे हुए सभी लोग पल भर में राख बन जाएंगे। राज के पसीने छूट रहे थे। वो पागलों की तरह अपने उन बड़े और महंगे इंजीनियरों पर चिल्ला रहा था, कुछ करो, इस सिस्टम को रोको। इंजीनियरों ने अपने लैपटॉप निकाले। उन्होंने तरह तरह के पासवर्ड डाले, बहुत सारे कोड लिखे, लेकिन हैकर का बनाया हुआ जाल इतना मजबूत था कि उसे कोई भी तोड़ नहीं पा रहा था। उन्होंने साफ कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। सिस्टम पूरी तरह से हैक हो चुका है और अब हमारी जान नहीं बच सकती। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग जोर जोर से रोने लगे। मौत सबके सामने खड़ी थी। राज वहीं जमीन पर गिर पड़ा
और अपने बाल नोचने लगा। उसका सारा घमंड, उसका सारा पैसा आज कुछ भी काम नहीं आ रहा था। वो जोर जोर से रोते हुए अपने पिता को याद करने लगा। तभी कंट्रोल रूम के बंद दरवाजे के ऊपर बने हुए एयर डक्ट की जाली टूटी और वहां से एक शख्स नीचे कूदा। वो और कोई नहीं, कबीर था। कबीर प्लांट के निचले हिस्से में काम कर रहा था। जब उसने सायरन सुना और देखा कि सारे डिजिटल दरवाजे बंद हो गए हैं, तो वो वेंटिलेशन पाइप के जरिए रेंगता हुआ कंट्रोल रूम तक पहुंच गया था। कबीर के कपड़े मैले थे, उसके चेहरे पर ग्रीस लगा हुआ था और उसकी आंखों में एक बहुत ही तेज चमक थी। राज ने जब कबीर को देखा तो वो रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा कि कबीर, हमें बचा लो, ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे, हम सब मर जाएंगे। कबीर ने राज को उठाया और बिना कुछ कहे वो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बढ़ा। विदेशी इंजीनियरों ने कबीर को धक्का दिया और कहा, तुम एक मामूली मैकेनिक हो, तुम्हें क्या पता, ये बहुत ही हाई लेवल की कोडिंग है। कबीर ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसने कहा कि जब डिजिटल दिमाग काम करना बंद कर दे तो मशीनों को उनकी असली और देसी भाषा में समझाना पड़ता है। कबीर ने कंप्यूटर की स्क्रीन को छोड़ दिया। वो भागकर कंट्रोल रूम के पीछे बने हुए मेन पावर ग्रिड की तरफ गया। उसने वहां का बड़ा सा लोहे का पैनल खोल दिया। अंदर हजारों तारों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल था। कबीर जानता था कि हैकर इंटरनेट के जरिए सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हार्डवेयर की तारों को वो वहां बैठकर नहीं बदल सकता। कबीर ने अपने बैग से अपना पुराना पेंचकस और एक कट्टर निकाला। उसके दिमाग में पूरे प्लांट का नक्शा बिल्कुल साफ था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लाल, नीली और पीली तारों को काटना शुरू किया। इंजीनियर पीछे से चिल्ला रहे थे, ऐसा मत करो, इससे आग लग जाएगी। लेकिन कबीर को अपनी देसी तकनीक पर पूरा भरोसा था। उसने मेन डिजिटल सर्वर का कनेक्शन काट दिया और पूरे प्लांट को पुरानी एनालॉग प्रणाली पर डाल दिया। ऐसा करने के लिए उसे एक बहुत ही मोटे पावर केबल को नंगे हाथों से जोड़ना पड़ा। केबल में बहुत तेज करंट था। जैसे ही कबीर ने उसे पकड़ा, उसके हाथों में बहुत तेज झटका लगा और उसके हाथों की चमड़ी जलने लगी, लेकिन उसने तारों को छोड़ा नहीं। वो दर्द से चीख रहा था, उसके दांत भींचे हुए थे, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन तारों को आपस में जोड़ दिया। जैसे ही तारें जुड़ीं, पूरे प्लांट की लाल बत्तियां बंद हो गईं और हरी बत्तियां जल उठीं। सायरन की आवाज बंद हो गई। सिस्टम हैकर के कंट्रोल से बाहर आ चुका था। गैस टैंक का प्रेशर अपने आप कम होने लगा और प्लांट के सारे बंद दरवाजे एक झटके में खुल गए। कबीर झटके से दूर जा गिरा। उसके हाथ पूरी तरह जल चुके थे और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। जो पूरे विदेशी कंट्रोल इंजीनियर रूम में कुछ देर एकदम पहले कबीर का सन्नाटा छा मजाक उड़ा गया। रहे थे, जो विदेशी हैरान इंजीनियर कुछ और देर फटी हुई पहले आंखों कबीर से का उसे मजाक देख उड़ा रहे रहे थे, वो अब पूरे हैरान कंट्रोल रूम और में फटी एकदम हुई सन्नाटा आंखों से छा उसे गया। देख रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक अनपढ़ और गरीब मैकेनिक बिना किसी कोडिंग के दुनिया के सबसे बड़े हैकर को ऐसे मात दे सकता है। राज भागकर कबीर के पास आया। उसने कबीर को अपने सीने से लगा लिया और वो फूट फूट कर रोने लगा। आज राज को समझ आ गया था कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या उसके घर से नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत और उसके दिल से होती है। जिस इंसान को वो जिंदगी भर जलील करता रहा, आज उसी इंसान ने अपनी जान पर खेलकर उसकी और सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। ये खबर बहुत जल्द पूरे महानगर में फैल गई। कबीर रातों रात एक हीरो बन गया था। कबीर, जब ये बात विक्रम सिंह को पता चली तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्हें यकीन हो गया था कि 10 साल पहले बारिश की उस रात में उन्होंने जिस हीरे को कचरे से उठाया था, आज उसकी चमक से पूरी दुनिया रोशन हो गई है। कुछ दिन बाद विक्रम सिंह ने कंपनी में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई। राज उनके साथ खड़ा था। विक्रम सिंह ने सबके सामने घोषणा की कि आज से इस कंपनी का और मेरे पूरे बिजनेस का असली वारिस राज नहीं बल्कि कबीर होगा। मैंने राज तुम्हारे ने साथ भी बहुत आगे गलत बढ़कर किया। कबीर का हाथ पकड़ा और सबके सामने उससे अपने कबीर, पुराने बर्ताव के लिए हाथ जोड़कर मुझे माफी माफ मांगी। कर दो। उसने कबीर, कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कबीर भाई, आप ही इस गद्दी के असली हकदार हैं। वक्त ने एक बहुत ही खूबसूरत करवट ली।
कबीर, जो कभी गैरेज वक्त की ने एक कालिक में बहुत ही लिपटा रहता खूबसूरत था, करवट ली। कबीर, आज वो जो कभी महानगर के गैरेज की सबसे कालिक में बड़े लिपटा अंपायर रहता का था, मालिक बन गया आज था। वो महानगर के उसने वो सबसे पूरी बड़े कंपनी अंपायर का अपने मालिक हाथों बन में ली गया था। और अपनी उसी उसने वो पूरी अनोखी कंपनी देसी अपने हाथों में तकनीक ली और समझ और से अपनी उसी अनोखी उसने उस देसी कंपनी तकनीक को और समझ दुनिया से की सबसे उसने उस बड़ी कंपनी टेक को दुनिया कंपनी की बना सबसे दिया। बड़ी